भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, अच्छा। लेकिन केवल 3 जमात तक। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में मैंने शुरू किया। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते। अच्छा। इस भावना की बुनियाद को खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। भाई साहब 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते। अच्छा। वे बड़े थे, मैं छोटा था, इसलिए मेरी तंबी और निगरानी का उन्हें जन्म से अधिकार था। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझो। भाई साहब बड़े अध्ययनशील थे, हमेशा किताब खोले बैठे रहते और कभी कभी दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। और कभी कभी तो ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई सामंजस्य होता, न कोई मतलब। भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते और कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, ये क्या लिख रखा है? स्पेशल आमीन। भाइयों भाइयों, क्या मतलब है? क्या लिख रखा है पता नहीं। दरअसल भाई भाई संयुक्त 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। और भाई साहब से पूछने का साहस ना हुआ। वे 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता। नहीं, क्या प्रॉब्लम? और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसके आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल ये होता, कहां थे? हमेशा यही सब, हमेशा इसी धवनी में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों ना निकलती थी कि जरा बाहर क्यों रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। और भाई साहब के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि रोश से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। A for apple, B for ball, D for dog, E for elephant, F for fish। छोटे, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सब अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहां दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। अरे बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं, तुम कितने घोंगा हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते।
अरे मैं दिन रात पढ़ता रहता हूं, फिर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल लगते हैं। दिन रात मेले तमाशे होते हैं, मैं कभी पास नहीं फटकता। रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं। अरे तुमने कभी मुझे जाते देखा है? दिन रात पढ़ता हूं, फिर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल लगते हैं। अगर तुम्हारा यही हाल रहा ना, तो तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अरे इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और गुल्ली डंडा खेलो। अरे क्यों दादा की गाड़ी को माई के रुपए बर्बाद करते हो? अब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसे लगती लगती बातें कहते, ऐसे सुखित बाण चलाते कि मेरी हिम्मत टूट जाती। और उस निराशा में जरा देर के लिए सोचने लगता कि क्यों ना घर चला जाऊं। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने आप में ना पाता था। क्यों ना मैं घर ही चला जाऊं। जो काम मेरे बस का नहीं है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। अब की बार तो भाई साहब कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले टाइम टेबल ही बना लेता हूँ। प्रातःकाल सुबह उठा, मुंह हाथ धोकर 6 बजे पढ़ने बैठ गया। 6 से 7 तक हिंदी, 8 से 9 तक इंग्लिश, फिर स्कूल से घर आकर थोड़ी देर आराम, फिर हिसाब, फिर थोड़ा देर अंग्रेजी, मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वे सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वे उछल कूद, कबड्डी की वे धाव धाव, वॉलीबॉल की वे तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींच ले जाती। वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वे जानलेवा टाइम टेबल, आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती। और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और गुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों दूं। कहाँ गई आपकी घोर तपस्या? मुझे देखिए, मैं खेलता रहा, कूदता रहा, फिर भी दर्जे में अव्वल हूँ। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोग मुझ पे ना रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा। आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मुझे देखो, मैं खेलता रहा, कूदता रहा, फिर भी दर्जे में अव्वल हूँ। जबान से ये हेकड़ी जताने का सांस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का व्यातंग मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बहुत तेज थी। एक दिन जब भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच दी और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास क्या हो गए और दर्जे में अव्वल क्या आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी तो क्या हस्ती है। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का राजा था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेजों का राज्य का विस्तार भी बहुत फैला हुआ है, लेकिन उनको हम चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राज्य हैं जो उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन। रावण एक चक्रवर्ती राजा था। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे।
आग और पानी के देवता तक उसके दास थे। लेकिन उसका अंत क्या हुआ? अरे घमंड ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, नामो निशान मिटा दिया। अंत में उसे कोई चुल्लू भर पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, घमंड ना करे। अरे इतराए नहीं। शैतान का हाल भी सुना होगा। उसे भी एक बार घमंड हुआ था कि उससे बढ़कर ईश्वर का कोई भक्त है ही नहीं। क्या हुआ? अंत में स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। अरे शाह रूम ने भी अहंकार किया था, भीख मांगता मांगता मर गया। तुम यह समझो तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। पर यह बटेर भी बार बार हाथ नहीं लगती। अरे गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है, पर इससे कोई सफल खिलाड़ी तो नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कभी कोई निशाना खाली ना जाए। और अभी तो तुमने सिर्फ एक ही क्लास पास किया है। मेरे दर्जे में आओगे ना तो दांतों तले पसीना आ जाएगा जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास याद रखना पड़ेगा। अरे बादशाहों के नाम याद रखना आसान समझते हो क्या? 8 तो हिंदी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हिंदी के समय हुआ था याद रखना आसान है क्या? हिंदी 7वीं की जगह हिंदी 8वां लिखा कि सब नंबर गायब, सफा चट। अरे सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में तुम? दर्जनों चार्ल्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कोडियो चार्ल्स। इन भागों को नाम भी ना सोचते थे। एक ही आगे एकम, दोयम, चहारम, पंचम लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछते 10 लाख नाम तो मैं बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। ऐ बैजय की जगह आ जाबा लिखा, सब नंबर कट गए। इन निर्दयी मुमतहिनों से कोई नहीं पूछता अरे भाई ऐ बैजय और ऐ जैबे में क्या फर्क है। लेकिन नहीं, उनको तो वही चाहिए जो पुस्तक में लिखा है। अरे भाई दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, लेकिन नहीं, वो चाहते हैं विद्यार्थी एक एक अक्षर रट डाले, वही जो किताबों में लिखा है। और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। इस बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से 2 गुना होगा। अरे 2 गुना हो या 4 गुना, और ये आधा ही रह जाए मेरी बला से। लेकिन नहीं, आपको परीक्षा में पास होना है तो यह खुराफात याद करनी ही होगी। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखिए जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। अरे कौन नहीं जानता, समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, व्यापार में उन्नति होती है, लोगों का आप पर स्नेह होता है। अरे लेकिन जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसके लिए 4 पन्ने भरने से क्या फायदा? अरे मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। अरे हम चाहते हैं जिसने जो बात कहनी है फटाफट कहे, चटपट अपनी राह ले। लेकिन नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने ही होंगे, और वो भी फुल स्के प्रकार के। अरे ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। और ऊपर से कहा जाता है संक्षेप में लिखो। ठीक, संक्षेप में तो है 4 पन्ने, अगर विस्तार से लिखते तो 100-200 पन्ने लिखने पड़ते। है ना उल्टी बात? तेज भी थोड़ी है और धीरे धीरे भी। लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं, ऊपर से दावा कि हम अध्यापक हैं। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे लाला तब पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस बार पास क्या हो गए हो और दर्जे में अव्वल क्या हो गए हो तो जमीन पर पैर नहीं रखते। इसलिए लाख फेल हो गया हूं, तुमसे बड़ा हूं, मेरी बात मानिए। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर शायद प्राण ही ले लिए जाए मेरे।
भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। घर छोड़कर नहीं भागा, यही ताजुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी ये रुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने बहुत मेहनत की, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। बस मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में केवल एक दर्जे का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई, कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर मैं किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस बुरे विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मेरे हित के लिए ही मुझे डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय अवश्य लगता है, लेकिन ये शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो रहा हूं, वो भी इतने अच्छे नंबरों से। भाई साहब अब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद उन्हें भी ये समझ आने लगा था कि मुझे डांटने का अधिकार अब उन्हें नहीं रहा। इससे मेरी हिम्मत भी बढ़ी। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं तो पास हो ही जाऊंगा। मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे पतंगे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर पतंगे उड़ाता था। माजा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़र में कम हो गया। पूरा टेल दे, पूरा टेल दे। अचानक भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लोंडों के साथ धेले के कनकोवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम्हें तो इस बात का भी लिहाज नहीं, तुम नीची जमात में नहीं हो, 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे सिर्फ एक दर्जा नीचे हो। कितने ही 8वीं जमात पास हमारे लीडर और बड़े बड़े समाचार पत्रों के संपादक हैं। अनेक विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम 8वें दर्जे में आकर
इन बाजारी लोंडों के साथ पतंगे लूटते फिर रहे हो। मुझे तुम्हारी कमकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं। अरे वह जहन किस काम का जो अपने आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम सोचते होंगे कि भाई साहब से एक दर्जा नीचा हूं तो भाई साहब को कुछ कहने का हक नहीं। अरे तुम अब एक दर्जा नीचे हो और निस्संदेह अगले साल मेरे बराबर आ जाओगे, और परीक्षाओं का ये हाल रहा तो मेरे से 1 साल आगे भी निकल जाओगे। लेकिन भाई साहब, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, और ये जो हमारे में अंतर है वो तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मुझे दुनिया और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है ना, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, DPhil, DLT क्यों ना कर जाओ। अरे समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा और पिता ने क्या पढ़ा है? अम्मा तो शायद कुछ पढ़ी नहीं, और पिताजी भी 6 दर्जे से आगे नहीं गए। लेकिन उन्हें दुनिया का तजुर्बा हमसे कहीं ज़्यादा है। हम चाहे कितना भी पढ़ जाएं, लेकिन उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अम्मा और दादा को हमें सुधारने का, हमें उपदेश देने का हमेशा हक है और रहेगा। इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें हमसे ज़्यादा तजुर्बा है। दुनिया की कई बातें उन्हें नहीं पता। 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए उन्हें नहीं मालूम। आकाश में कितने नक्षत्र हैं उन्हें नहीं मालूम। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका तजुर्बा ज़्यादा है और रहेगा। भगवान ना करे अगर कहीं मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हें दादा को तार देने के अलावा कोई चारा ना बचेगा। अगर तुम्हारी जगह दादा हो तो ना घबराएं, ना बदहवास हो, पहले स्वयं इलाज करेंगे, फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। अरे बीमारी तो खैर दूर की चीज़ है, हम तो यह भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। महीने के अंत में ही आकर हम धोबी से आँख चुराने लग पड़ते हैं, पैसे को मोहताज हो जाते हैं। जितना खर्च हम कर रहे हैं ना, उससे आधे में दादा ने अपनी पूरी जिंदगी का गुजारा किया है, और बड़ी इज्जत से। अब अपने हेडमास्टर को देखिए, कहाँ के MA? अरे यहाँ के नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। कितने हजार रुपए कमाते हैं, पर उनके घर का खर्च कौन चलाता है? उनकी बूढ़ी माँ। जब वो चलाते थे ना, कर्जदार हो गए थे, पूरा ना पड़ता था। लेकिन जब से उनकी बूढ़ी माँ ने खर्च अपने हाथों में लिया है ना, आहा, जैसे लक्ष्मी आ गई है। मगर भाईजान, यह गरूर दिल से निकाल दो कि तुम मेरे समीप आ गए हो तो स्वतंत्र हो, मेरे देखते बेराह ना चलने पाओगे। अगर जरूरत हुई तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातें जहर सी लग रही हैं। बिल्कुल नहीं, आप जो कुछ कह रहे हैं आपको कहने का पूरा अधिकार है। मैं तुम्हें पतंगे उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? अरे यह कर्तव्य भी मेरे सिर है। भैया पतंग। ये ले छोटे, ये ले, आ जाओ, ये ले, ये ले छोटे। गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने, जिन गोबिंद दियो मिलाए।